Assalamu alaikum, participants. Welcome to our AI security workshop. You will be exploring new horizons of AI security today, inshallah, with Mr. Farooq Firoz Ali, who is an expert in IT security and have got over 10 years of experience in IT security, if I'm not wrong. So let us start the session, and over to you, Mr. Farooq Sahab. You can kindly introduce yourself as well. Okay, I think he has rejoined the meeting again. Uh, Farooq Saab, can you hear us? Yes, I can hear. Okay, thank you. Okay, so अब्दुल समद मुझे आप परमिशन दे दीजिएगा स्क्रीन शेयरिंग की. जी जी बिल्कुल मैं अपना okay. You can share your screen now. जी, you can share your screen now. Okay, let me check. Okay, yeah, it's visible now. जी फरूख साहब, आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल है. And we can see your presentation. Over to you now. Okay, जी स्टार्ट कर लें या कुछ और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं? जी मेरा ख्याल अभी 18 हो गए हैं. You can start and they can keep on joining. It's okay. ओके. अच्छा, मुझे बस कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है फुल स्क्रीन में. जी जी हो रही है, नजर आ रहा है सब. ओके, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जस्ट टू स्टार्ट, बेसिकली मैं अपने प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं कि राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ एआई सिक्योरिटी इन एक्सलूब डिजिटल. जो डोमेन्स मैं देख रहा होता हूँ दे आर रिलेटेड टू द ऑफेंसिव सिक्योरिटी पार्ट, बिकॉज जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उसकी इंटरनल असेसमेंट्स करना, टेस्टिंग करना, एपीआईज को टेस्ट करना, एप्लीकेशंस को टेस्ट करना और सिक्योर एसडीएलसी की एप्लीकेशन को इंश्योर करना. सो वी कवर द एप्लीकेशन सिक्योरिटी पार्ट एंड द ऑफेंसिव सिक्योरिटी पार्ट. ऑफेंसिव सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग और असेसमेंट सिक्योरिटी ऑडिट्स आ जाते हैं.
प्रीवियसली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे डिफेंसिव सिक्योरिटी पे भी काम किया हुआ है, लाइक XDR सोल्यूशन, सीम सोल्यूशन, सॉक सोल्यूशंस, और इससे रिलेटेड फायरवॉल्स, IDS, IPS, ये सारे सोल्यूशंस के ऊपर काफ़ी सारे वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप्स, उसके डिप्लॉयमेंट्स और रोल आउट्स किए हैं। इसके अलावा जो वर्कलोड्स हमारे हैं, क्योंकि वो क्लाउड पे ज़्यादातर डिप्लॉयड होते हैं, AWS के ऊपर, एज्योर के ऊपर, सो ऑब्वियसली जो क्लाउड सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी मैं लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ। सो स्पेसिफिकली अगर AI सिक्योरिटी की हम बात करें, बिकॉज राइट नाउ जितनी भी एप्लीकेशंस अब बन रही हैं तो उसमें AI का एलिमेंट अब इन्वॉल्व होता जा रहा है। सो वी हैव टू कंसिडर AI, उसकी असेसमेंट्स, रेड टीमिंग, उसके सिक्योरिटी ऑडिट्स एज पर द कंप्लायंसेस एंड फ्रेमवर्क्स। फिर AI का एक हमारा पार्टनरशिप है फॉर सॉक, विच इज़ AI बेस्ड सॉक, तो उसकी इंटीग्रेशंस वगैरह देखना, प्लस जो आपकी AI की डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको सिक्योर करना। तो ये हमारे बेसिकली जॉब रोल्स हैं या जॉब फंक्शन हैं जो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, और यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, सो आई विल रिस्पॉन्ड यू। सो मूविंग ऑन, बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट AI सिक्योरिटी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि AI सिक्योरिटी है क्या और इससे क्या मकसद होता है। अच्छा, about the use of AI for security. So they talk about AI-based EDR solutions, AI-based firewalls, AI-based SOC solutions, AI-based source solutions. But फिर मैं उनको क्लेरिफाई करता हूँ कि भाई हम यूज ऑफ AI की बात नहीं कर रहे, बट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सिक्योरिंग द AI सिस्टम्स इटसेल्फ। AI जो आप यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग या लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो इटसेल्फ कितना सिक्योर है। तो उसके अंदर when we talk about AI security, so it basically means the protection of your data, prompts, pipelines, models, outputs and APIs, right? ये सारे components हैं। मेजर components देखें तो डेटा, prompt और मॉडल बनते हैं, बट ऑब्वियसली थर्ड पार्टी APIs हम यूज़ कर रहे होते हैं जो उसकी पूरी पाइपलाइंस हैं और जो उसके आउटपुट्स हैं, डेटा सेट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंने भी जब इस पे काम शुरू किया तो मैंने ये सारे एरियाज वन बाय वन कवर किए थे कि सबसे पहले तो मशीन लर्निंग को समझा जाए कि मशीन लर्निंग है क्या। एक्सक्यूज मी। डीप लर्निंग किस तरह से इंटीग्रेट होता है, इसके अंदर मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज हो रहे होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुए, उसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, डेटा इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं, and obviously you should have a good understanding of cloud and API security. So गोल हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली जो किसी भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से अगर आप पूछें तो जो कोर प्रिंसिपल है दैट इज CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना, डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करना और अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम को इंश्योर करना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट AI तो उसमें एक चौथा पिलर ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ AI सिस्टम्स, कि आपका सिस्टम एक फेयर अनबायस्ड आउटपुट आपको दे। सो वाई AI सिक्योरिटी मैटर्स, क्योंकि अब हर एरिया के अंदर आपको AI मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, SaaS प्लेटफॉर्म्स, यू नेम इट, हर जगह इसके यूज के सब इवॉल्व होते जा रहे हैं। सो अब जितनी डिपेंडेंसी AI सिस्टम से बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली उतना ही रिस्क बढ़ता जा रहा है कि अगर वो AI सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सेक्टर है, उसके ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सो बॉटम लाइन इज कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ AI इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज ऑफ बिजनेस डिसीजंस। गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं, गलत तरफ इन्फेरेंस की जा सकती है। सो दिस इज व्हाई AI सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अच्छा, अटैक सरफेस की बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अटैक सरफेस, तो अटैक सरफेस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लिया। अटैक सरफेस का मतलब ये है कि आपके रनिंग सिस्टम के अंदर
किस किस तरफ से अटैक हो सकता है, कौन कौन से फ्रंट पे अटैक हो सकता है। लाइक अगर आपकी एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के ऊपर HTTP पब्लिकली एक्सेसिबल है, HTTP HTTPS आपने ओपन रखा होगा, जाहिर बात है तभी वो वेबसाइट एक्सेसिबल है ग्लोबली, तो वो भी एक अटैक सरफेस है। अगर आपने उस पर FTP की पोर्ट ऑन की हुई है तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द अटैक सरफेस। So whatever services you are offering legitimately, it basically increases your um, attack surface. तो AI के आने के बाद से क्या हुआ है, जब से AI सिस्टम्स पार्ट बन गए हैं रनिंग सिस्टम्स का, तो अटैक सरफेस में इजाफा हो गया है क्योंकि न्यू थ्रेट्स इवॉल्व हो गए हैं। अब आपने सिर्फ अपने अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को नहीं देखना, बल्कि आपने अब AI को भी सिक्योर करना है। तो वो नया थ्रेट क्या है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। So AI systems introduce entirely new categories of attacks beyond traditional IT security, where the target is no longer just infrastructure but intelligence itself. ये कंपैरिजन की स्लाइड आएगी आगे जिसमें क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स थे और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो अटैकर्स नाउ टारगेट मॉडल्स इंस्टेड ऑफ ओनली सर्वर्स। पहले वो सर्वर्स को अटैक करते थे, डॉस अटैक कर दिया, उसको हमने एक्सफिल्ट्रेट कर दिया डाटा, कोई आपने उसके ऊपर कोई ट्रोजन छोड़ दिया, कोई बैकडोर स्टैब्लिश कर दिया। बट नाउ दे आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स मॉडल थेफ्ट। आपको मॉडल जो है वो चुरा सकता है, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट से मॉडल को ट्रेन किया एंड योर कॉम्पिटिटर कैन रेप्लिकेट योर मॉडल। इन्वर्जन अटैक्स हैं, बैकडोरिंग अटैक्स हैं, एडवर्सेरियल मैनिपुलेशन है। तो ये सारे थ्रेड्स इवॉल्व हुए हैं जो AI की वजह से अटैक सरफेस में इजाफा हुआ है। जो आपका ट्रेनिंग डाटा है वो अगर बायस हो गया, उसमें कोई आपने कोई रॉन्ग इनपुट दे दिया, डाटा पॉइजन हो गया, आपका अनऑथराइज्ड डाटा सेट एक्सेस मिल गया उसके थ्रू, तो ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं थ्रू डाटा पार्ट। सो व्हाई AI सिस्टम्स आर हाई रिस्क टारगेट्स। ऑब्वियसली जो पब्लिकली एक्सपोज्ड APIs हैं एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट फॉर इनफेरेंस एंड ऑटोमेशन, उसके थ्रू उसका रिस्क बढ़ जाता है। डीपली इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग। क्योंकि अब देखें ना, आप लोग अपनी CV बनाते हैं, वो CV को जज कौन कर रहा है, वो भी एक AI सिस्टम कर रहा है। वो आपके कीवर्ड्स की बेसिस पे उसकी मैनेजमेंट कर रहा है कि किसको फिल्टर करना है, किसको फिल्टर आउट करना है। सो अगर वो HR सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसका डेटा सेट पॉइजन हो जाए, या उसकी जो डिसीजन मेकिंग वेट्स हैं उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो होल सिस्टम कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंडेंसी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ते जा रहा है। So autonomous and executing behavior and decisions taken without real time human validation, जो ऑटोमेटेड सिस्टम उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो इससे आपकी जो बिजनेस BI एक चीज़ होती है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, तो BIA के अंदर ये एक रिजल्टिंग फैक्टर बन गया है कि किस तरह से आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इमर्जिंग थ्रेट्स। सो हायर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क, ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाता है, ऑटोमेशन अब्यूज एट मशीन स्पीड, रेगुलेटरी एंड लीगल एक्सपोजर बढ़ जाता है, loss of trust in AI driven tech decisions, manipulation of enterprise intelligence abuse। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं एज अ रिजल्टेंट। अच्छा, कुछ स्टैट्स देख लेते हैं कि हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट है, सो व्हाट डज द स्टैट्स से, थोड़ा सा हम उसको भी रिव्यू करते हैं। सो इफ यू सी द वेरी फर्स्ट स्टैट्स ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम गार्टनर, it says that 73% of enterprises suffered at least one AI-related security breach in the last 1 year, costing them an average of $4.8 million per incident. ठीक है, so if you are aware कि हमारे जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लॉसेस हैं in 2025, they were above $10 million। तो उसके मुकाबले में पर इंसिडेंट अगर आप देखें, 10 ट्रिलियन को अगर आप कंपेयर करें 4.8 से, तो 10 ट्रिलियन का मतलब ये है कि इट्स मोर देन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इट्स रीचिंग, यानी एक पूरी इकोनॉमी के बराबर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लॉसेज है जो इस वक्त इवॉल्व हो चुके हैं। और उसमें पर इंसिडेंट की अगर आप देखें तो $4.8 मिलियन का ये रेशो बनता है। तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट।
64% of GenAI apps currently in use have critical security vulnerabilities. ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि GenAI apps के अंदर 64% of them have critical security vulnerabilities. Critical का मतलब ये है कि जो compromise easily हो सकती है. 31% of organization discovered these only after an incident. This shows के logging, monitoring और उसकी जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग है वो कितनी वीक है कि 31% ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ पता उस वक्त चलता है जब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके होते हैं. हेल्थ केयर बिग टारगेट 2.7 टाइम्स मोर डेटा लीक्स देन अदर सेक्टर्स. जो आपकी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है. 327 days टू डिटेक्ट इंसिडेंट्स, यानी पूरा साल तकरीबन निकल जाता है जब जाके ये पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ था. 68% इन्वॉल्व अनइंटेंडेड एक्सपोजर ऑफ प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन. So leading to $157 million in HIPAA penalties. HIPAA बेसिकली एक कंप्लायंस है जो हेल्थ इंश्योरेंस उसके हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई होती है और उसकी वो पेनलाइज करती है ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपने वो मेजर्स नहीं किए हुए उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. सो बाय जस्ट लुकिंग एट द पेनल्टी अमाउंट यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ये इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड टू डबल है बाय 2025. अभी इसके स्टैट्स रिलीज नहीं हुए हैं बट 2025 में होपफुली ये डबल हो चुके होंगे. सो एआई कंप्लायंस फेलियर्स. ईयू एआई एक्ट 2023 में इवॉल्व हुआ था और वो भी जस्ट लाइक जीडीपीआर एक एक्ट है जो पेनलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा हुआ है. तो उसकी पेनल्टी अमाउंट से यू कैन सी कि 287 मिलियन पाउंड्स उसने ऑलरेडी Q1 के अंदर सिर्फ उसने पेनल्टीज लगाई हैं. AI ड्रिवन अटैक्स उस पर भी इजाफा है. प्लस अगर आप टॉप 10 रैंकिंग देखें तो जो सबसे ज़्यादा अटैक्स हैं वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के थ्रू हैं. इसकी एक रैंकिंग अभी आगे आ जाएगी ऑब्वियस टॉप 10 के फॉर्म में बट यू कैन सी 41% जो रेशो है वो दैट इज प्रॉम्प्ट थ्रू प्रॉम्प्ट इंजेक्शन. सो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स जो हमने देखे कि क्या इसके स्टैट्स हैं किस तरह से वो इवॉल्व हो रहे हैं. So now let's briefly discuss the difference between traditional cyber security and AI security. So first thing is the core focus. So when you talk about infrastructure security and IT security, तो आपका core focus होता है कि डेटा को सिक्योर कर लो. अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, आपके सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपके जो क्लाउड सिस्टम्स हैं, प्रेमाइसिस के ऊपर सर्वर्स लगे हुए हैं, उनको सिक्योर कर लो, एसेट्स को सिक्योर कर लो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट AI सिक्योरिटी सो वी बेसिकली मीन्स कि आप अपने मॉडल को सिक्योर कर लो, डेटा को सिक्योर कर लो और जो उसका स्पेसिफिक यूज है उसको सिक्योर कर लो. सेकेंड थिंग कम्स अबाउट एसेट्स प्रोटेक्शन. तो एसेट्स में जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क्स हैं, सर्वर्स हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए लाइक योर मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, यूज़र अकाउंट जो आपकी आइडेंटिटीज़ बनी हुई हैं, एप्लीकेशंस आपकी हैं, स्टोर डेटा आपके पास है. तो वी यूजुअली अप्लाई सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट दोज एसेट्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट AI सिक्योरिटी तो हम उसमें अपने मॉडल को सिक्योर कर रहे होते हैं, इन्फेरेंस डेटा को सिक्योर कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग डेटा को सिक्योर कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स जो आपने यूज़ किए हैं उसको सिक्योर करना, जो आपकी AI पाइपलाइंस हैं, MLSecOps उसको सिक्योर करना. सो प्राइमरी गोल जनरली what we follow is CIA, confidentiality, integrity and availability. And when we talk about AI security, so it's about ensuring trustworthiness, robustness, fairness, privacy आपके डेटा की हो, ethical compliance उसकी मीट हो रही हो. तो ये हमारे प्राइमरी गोल्स होते हैं. थ्रेट्स नॉर्मली जो हम एड्रेस करते हैं, जिस तरह की मिटिगेशंस नॉर्मली होती हैं, सो वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलवेयर्स, फिशिंग अटैक्स को हम रोकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक को रोकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं, डेटा ब्रीचेस हो रही है उससे प्रोटेक्शन लेते हैं, सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज को हम ओवरकम करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द AI सिक्योरिटी सो यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो डेटा है, डेटा सेट है, वो पॉइजन ना हुआ हो, एडवर्सरियल अटैक्स उसके ऊपर ना पॉसिबल हो, मॉडल आपके एक्सट्रैक्टेबल ना हो, बायसनेस उसके अंदर ना हो, सप्लाई चेन रिस्क उसके अंदर ना हो, और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रेड्स हैं वो उसके अंदर ना हो. सो जो मेथडोलॉजीज हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दोज एसेट्स,
we usually install firewalls, EDR, IDS, IPS, access control, VAPT करते हैं हम, SIEM लगाते हैं, SOC लगाते हैं. आपकी प्ले बुक्स बनी होती हैं, रन बुक्स बनी होती हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग की, फोरेंसिक्स एनालिसिस करते हैं टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, पैचिंग करते हैं सिस्टम की, हार्डनिंग करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट AI सिक्योरिटी, तो हम एडवर्सेरियल ट्रेनिंग करते हैं मॉडल की, मॉडल हार्डनिंग करते हैं, बायस मिटिगेशन करते हैं, सिक्योर ML ऑप्स को करते हैं, AI की रिस्क असेसमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है, गार्ड रेल्स वगैरह लगाना और सब चीज़ें. जो compliances normally we talk about in cybersecurity, they are ISO 27001, GDPR, NIST, CSF framework, PCI DSS, ठीक है ना, बेताशा frameworks हैं. But when we talk about AI security, तो NIST का AI risk management framework आ जाता है, ISO 42001 आ जाता है, AIMS आ जाता है, MITRE ATLAS आ जाता है, OWASP के टॉप 10 रैंकिंग को आपने देखना होता है. इसके अलावा भी काफ़ी हैं, सेफ कोडिंग टेक्निक्स हैं, SANS के benchmarks हैं. तो there are these standards are evolving gradually. So अब जरा बारी बारी बात करते हैं कि मॉडल के ऊपर कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं. So what are model level threats? These attacks directly target the AI model itself, aiming to steal, manipulate or control its behavior. की थ्रेड्स में मॉडल एक्सट्रैक्शन हो सकती है. अटैकर सिस्टमैटिकली क्यूरी APIs टू रिकंस्ट्रक्ट मॉडल वेट्स, ठीक है ना, मैंने नंबर ऑफ क्यूरीज भेज के उसका रिस्पॉन्स देखते हुए उसके वेट्स को जज कर लिया कि इसमें वेट्स क्या यूज हुए हैं, एंड देन आई रेप्लिकेटेड द मॉडल. सो लीड्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका IP जो है वो चोरी हो सकता है. मॉडल इन्वर्जन अटैक्स हैं, सेंसिटिव ट्रेनिंग डेटा इज इन्फर्ड फ्रॉम मॉडल आउटपुट्स, हाई रिस्क इन हेल्थ केयर एंड फाइनेंस. Adversarial attacks हैं, especially crafted inputs designed to mislead model predictions. Unauthorized fine tuning है, backdoor open source models हैं, आपने कोई थर्ड पार्टी मॉडल यूज किया, उसके अंदर कोई बैकडोर बना हुआ था. सही है. तो these are related to model threats. आगे बढ़ते हैं, डेटा थ्रेट्स की बात करते हैं. So what are data level threats? These attacks target the fuel of AI system, the data compromising the training, validation and inference stages. So ट्रेनिंग के टाइम पे आपका डेटा अगर पॉइजन हुआ है, malicious samples inserted to corrupt model learning, तो ऑब्वियसली उसका जो आउटपुट है वो भी मिसलीडिंग होगा. causes long term silent features, biased और malicious data set आपके पास हैं, leads to discrimination, legal exposure, reputational damage, data leakage from prompts and logs. अब प्रॉम्प्ट को ये आपने सिक्योर नहीं किया तो उसके थ्रू अगर डेटा लीकेज हो रहे हैं, तो दो तरह का डेटा है. एक डेटा सेट है जो डेटा इन हो रहा है, और दूसरा जो डेटा वो इन्फर कर रहा है. तो दोनों को आपने प्रोटेक्ट करना है, इन आउट दोनों देखना है. So unauthorized access to feature stores, attackers manipulate real-time features, directly affects predictions. Weak data sanitization pipelines, आपकी जो pipelines हैं उसके ऊपर कोई sanitization नहीं हुई है, तो वो वर्कफ्लो आपका जो है वो करप्ट हो सकता है. ओके, थ्रेड्स रिलेटेड टू द प्रॉम्प्ट एंड आउटपुट थ्रेड्स, क्योंकि जैसे आपने देखा कि रैंकिंग में सबसे जो मेजर कंसर्न है वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स हैं. तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? So let's understand the threats first. These attacks exploit how users and system communicate with AI models, manipulating behavior without touching the model itself. Key threats में prompt injection आ जाता है, attacker override system instructions by embedding malicious prompts. Jailbreak हो सकता है, क्या उसने वो सारे जो फिल्टर्स अपने अप्लाई किए हुए थे प्रॉम्प्ट के ऊपर वो बाईपास कर दिए. सही है. तो बाईपासेस बिल्ट इन सेफ्टी पॉलिसीज एंड कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस. इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट अटैक्स, आपने किसी तरफ उसको रिडायरेक्ट कर दिया. जैसे होता है ना कि आपने कोई URL दे दी कि भाई यहाँ से जाके जरा डेटा उठा के लाओ और उसको एनालाइज करो. अब वो URL उसमें कोई मेलवेयर था या उसके अंदर कोई मैलिशियस कंटेंट था. सेंसिटिव डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, AI ट्रिक इनटू रिलीजिंग सीक्रेट API कीज, आपने उसको मैनिपुलेट करते हुए कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उससे आउट करवा ली. हेलुसिनेशन एक्सप्लॉइट्स, अटैकर्स एक्सप्लॉइट AI टू जनरेट कॉन्फिडेंट बट फॉल्स आउटपुट, ठीक है ना, गलत बात आपको बता रहे हैं बट कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं. अब्यूज ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, लीकेज और मैनिपुलेशन ऑफ हिडन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, वो आपने लीक कर ली. ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, पॉलिसी वायलेशंस हो रही हैं, फ्रॉड एंड मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है, लीगल एक्सपोजर हो सकता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन AI सिस्टम हो सकता है. So these are the threats and their impacts. So let's talk about
OWASP, आप में से किसी को कोई सवाल तो नहीं है? Has anyone raised hand so far? कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग कर सकते हैं. ये शिराज फैजान ने पूछा है कि सर व्हाट अबाउट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, तो वो मेरे ख्याल से आप अभी दे चुके हैं, इससे पहले पूछा था आई थिंक. ओके, वो आंसर हो गया, यस कह रहे हैं, ठीक है. यस, ये आपने बिल्कुल सही बताया शिराज. ये दिस इज द नंबर 1 अटैक. सो वी कैन सी इन द टॉप 10 रैंकिंग एज वेल. जो OWASP एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो बेसिकली रैंकिंग इशू करती है टॉप 10 थ्रेड्स की. इट्स वेरी फेमस. जो 2017 में इसकी पहली रैंकिंग आई थी, जो जिसके अंदर उसने टॉप 10 वेब अटैक्स निकाले थे. फिर ये हर 4 साल में 5 साल में वो मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस को ये लोग स्कैन करते हैं, उनका डेटा लेते हैं और फिर रैंकिंग इशू करते हैं कि टॉप 10 थ्रेड्स क्या निकले. तो इस टॉप 10 का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो स्पेसिफिकली OWASP टॉप 10 को आप इसको फिर स्कैन कर लेते हैं. सही ना? मतलब ये अक्सर, जैसे हम लोग भी पेन टेस्टिंग करते हैं थर्ड पार्टी कस्टमर्स की, तो दे यूजुअली कम अप के भाई हमें उनका स्कोप का पार्ट होता है कि हमें OWASP टॉप 10 चेक करवाना है. क्योंकि 90% या 80% जो अटैक्स हैं वो हैं ही OWASP टॉप 10. ठीक है, उसके बाद जो है रैंकिंग वो फिर इतने ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं हो रहे होते. अच्छा, दूसरी तरफ हैकर्स के लिए भी ये रैंकिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है कि हैकर्स को भी पता है कि अगर टॉप 10 रिस्क ये हैं तो फिर लेट्स फोकस ऑन दीज टॉप 10 अटेम्प्ट्स, ताकि वो भी ज़रा जो डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर रहे हैं या अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वो अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लें. तो एथिकल हैकर्स के लिए भी ये एज अ गाइडलाइन है और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए भी है. तो दे रिसेंटली इन्होंने फर्स्ट टाइम 2025 में रैंकिंग इशू की है फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल. सही. तो इनकी आप अगर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यू विल सी द टॉप 10 रैंकिंग फॉर लेट्स से ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, OT सिक्योरिटी, LLM सिक्योरिटी मिल जाएगा, मशीन लर्निंग टॉप 10 आपको मिल जाएगा इनका. फिर आपको ये वेब एप्लीकेशन API सिक्योरिटी के टॉप 10 मिल जाएंगे. तो इस रैंकिंग को एज अ रेफरेंस लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अपनी इंश्योर कर सकते हैं. तो इसकी अगर टॉप 10 रैंकिंग को हम देखें तो इसमें सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स आते हैं. So malicious inputs manipulate the model to bypass instructions or perform unintended actions. So ये कि आपने कोई ऐसा प्रॉम्प्ट उसको दे दिया कि उसने उसकी जो फिल्टर्स थे उसको बाईपास करते हुए कोई अनइंटेंडेड एक्शन उससे करवा लिया. उसमें डाटा एक्सफिल्ट्रेट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, या आपने उसको कोई रिडायरेक्ट कर दिया किसी URL पे प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए. तो ये सारे काम हो सकते हैं. सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है ना, ये इसको उन्होंने अलग से कैटेगराइज कर दिया कि आपके मॉडल से अगर कोई कॉन्फिडेंशियल पर्सनल प्रॉपर्टी डेटा लीक हो जाता है तो ये इन्होंने नंबर 2 पर रैंक किया हुआ है. सही है. तो मोस्ट एप्लीकेशंस में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हेड्स आई वो इन 2 की आई हैं. थर्ड, सप्लाई चेन, क्योंकि जो ज़्यादातर AI डेवलपमेंट हो रही है, मैं अपनी भी अगर AI टीम से पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि यार हमने ये वाला प्लगइन यूज़ किया, हम लोग ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, बट दे नेवर वैलिडेट कि वो लाइब्रेरीज कितनी सिक्योर हैं, उस पर कितना ट्रस्ट किया जाए. अक्सर लोग ओपन सोर्स यूज़ कर लेते हैं इसलिए कि यार उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, बट उसमें कोई वनरेबिलिटी हो सकती है. सही. तो सप्लाई चेन रिस्क और नंबर 3, इसका सप्लाई चेन का आपको मैं मिसाल बताता हूँ. ये 2019 की बात है, जब सोलर विंड्स एक बड़ा फेमस एक वेंडर है फॉर नेटवर्क परफॉर्मेंस. उनका NMS एक सिस्टम जो है ना बड़ा मशहूर है, नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम. तो उससे पहले सप्लाई चेन और थर्ड पार्टी रिस्क की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या इनलाइटमेंट नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि ये थर्ड पार्टी रिस्क भी इतना बड़ा इशू हो सकते हैं. लोग उसको बड़ा लाइटली लेते थे कि भाई हम बस अपनी एप्लीकेशन सिक्योर कर लें. हुआ ये था कि 2019 के अंदर उनके पास एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और उसकी वजह से जो अपडेट्स पुश होती हैं, यानी उनका एक थर्ड पार्टी API थी जो अपडेट्स पुश करती थी कस्टमर्स के पास, हैकर्स ने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली. उस थर्ड पार्टी API को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उन्होंने अपनी पसंद का सॉफ्टवेयर पुश करवा दिया सारे क्लाइंट्स को. ठीक है.
अब SolarWinds being number one monitoring tool, especially in the US market, अब उसमें वो नासा वाले भी यूज़ कर रहे हैं, उनका FBI भी यूज़ कर रहा है, उसको CIA भी यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट इदारे भी यूज़ कर रहे हैं। उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जब वो अपडेट्स हुई, चूँकि वो तो एक मैकेनिज्म के थ्रू पुश होती है ना, तो वो क्लाइंट उसको अपडेट कर लेता है कि भाई कोई क्रिटिकल सिक्योरिटी अपडेट्स होंगी, लेट्स अपडेट इट। तो वो अपडेट होने के बाद उनका जो नेटवर्क का डेटा था सारा, वो पब्लिक हो गया, एक्सपोज हो गया। तो उनकी IPs, SNMP स्ट्रिंग्स, फिर इसके अलावा जो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी पब्लिक हो गई। तो इसको कहते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड का 9/11 हो गया था। यानी वो 9/11 के नाम से उसको याद रखते हैं कि 2019 में जो ये मसला हुआ था, दैट वाज अ डिजास्टर। तो उसके बाद से फिर ये सप्लाई चेन अटैक्स और ये जो थर्ड पार्टी APIs, लाइब्रेरीज, इसको बड़ा सीरियसली फिर इन्होंने लेना शुरू किया। सो नंबर 4 पे यू कैन सी डेटा इन मॉडल पॉइजनिंग। सो एज वी डिस्कस कि अटैकर्स जो हैं वो आपके ट्रेनिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हेलो सर, सर आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही काइंडली। हैं। स्लाइड शेयर नहीं हो रही है मेरी यार, पहले तो बताएं। मुझे लगा शायद हो गया कि आई थिंक चलो मैं अपनी एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। सही, लेट्स सी। ओके, अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग डेटा इन मॉडल पॉइजनिंग कि जब अटैकर्स मैनिपुलेट करते हैं ट्रेनिंग डेटा को या मॉडल बिहेवियर उसकी बेसिस के ऊपर टू प्रोड्यूस बायस्ड और मैलिशियस रिजल्ट्स, तो ये हमने डिस्कस किया। इम्प्रॉपर आउटपुट हैंडलिंग, ऑब्वियसली जो डेटा आउट हो रहा है, अनसेफ यूज ऑफ AI आउटपुट्स विदाउट वैलिडेशन लीड्स टू सिक्योरिटी और बिजनेस फेलियर्स। एक्सेसिव एजेंसी, इसका मतलब है कि आपने AI सिस्टम को कोई डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, तो वो अपनी तरफ से फैसले कर रहा है, तो ये भी एक थ्रेट है, ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। नंबर 7 की हम बात करें तो सिस्टम प्रॉम्प्ट लीकेज, इंटरनल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मॉडल आर एक्सपोज्ड टू यूजर्स और अटैकर्स। ठीक है, इसके लिए भी स्पेशल प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि क्या क्या कंट्रोल उसने लगाए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा यूज किया हुआ है। वेक्टर एम्बेडिंग एंड वीकनेस, इनसिक्योर वेक्टर डेटाबेसेस एंड embeddings allow data leakage और रैग मैनिपुलेशन। सो ये मिस इन्फॉर्मेशन, हेलुसिनेशन, ये हमने बात की। कि जो मॉडल है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको बताना शुरू कर दे विद कॉन्फिडेंस, तो ये अटैक सर हो आपकी सकता स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। है। स्क्रीन तो शेयर हो रही है मेरे पास से, सबको विजिबल नहीं है स्क्रीन मेरी? जी सर, विजिबल है। ओके, अनबाउंडेड कंजम्पशन। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रीवियसली इसको डॉस अटैक कहा जाता था, डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, अटैकर्स का भी अगर आप देखें ना, तो जो उनकी मेंटालिटी है वो चेंज हुई है। अगर आप वायरस और मेलवेयर्स की थोड़ी सी ट्रेडिशनली देखें 90s के अंदर, 2000s के अंदर, तो वो मेलवेयर बनाते थे सिस्टम को डाउन करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसका उनको कोई फायदा नहीं होता था। यानी आपने किसी का सिस्टम डाउन कर दिया और उसमें खुश होते थे कि भाई हमने बस एक वायरस बना लिया, फाइल सिस्टम उड़ा दिया उसका, कोई आपने रूट किट का कोई वायरस बना लिया, या आपने कोई डेटा उड़ा दिया किसी कस्टमर का, बट इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता था, बस एक खुशी होती थी कि यार नुकसान पहुंचा दिया किसी को। तो उसको इन्होंने चेंज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग रैंसमवेयर टाइप ऑफ अटैक्स, कि उसमें वो क्या करते हैं कि वो इंटरिम बेसिस पे डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसकी की अपने पास हैकर रख लेता है और फिर उसके अगेंस्ट वो रैंसम मांगता है। ठीक है ना, रैंसमवेयर अटैक जनरली जिस तरह से होता है कि आपके पास एक फिशिंग अटैक के थ्रू कोई ट्रोजन आ गया, ट्रोजन ने आपकी फाइल्स को इंक्रिप्ट कर दिया, इंक्रिप्शन अप्लाई हो गई तो उसकी की आपके पास नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है। तो ये थोड़ा सा रिवॉर्ड बेस्ड अटैक्स आना शुरू हो गए। तो डॉस पे भी सिमिलर है कि डॉस जब हम किसी क्लाइंट के ऊपर करते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस किसी भी टारगेट को करते हैं, तो उससे उसकी अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। बट मशीन लर्निंग और LLM में क्या है कि जितनी क्यूरीज आप उसको भेजेंगे, वो बेसिकली कोई ना कोई कॉस्ट बैकएंड पे इंकर कर रही होगी। सही ना, सेंट्स में कोई कॉस्ट होगी, ओपन एआई के पास क्यूरी जा रही है, मॉडल आपका एक डिफरेंट यूनिक क्यूरी आपने भेज दी जो कि उसके पास नहीं है, तो वो यकीनन उसको प्रोसेस करने के लिए आगे भेजेगा अपने मॉडल के पास। तो इस तरह से
आप उसको बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉस्ट पे हिट करवा सकते हैं। अब यानी कि सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही, इसीलिए इसको रीनेम करके उन्होंने अब अनबाउंडेड कंजम्पशन का नाम दे दिया है। तो इट्स ट्रेडिशनल लॉस, बट इसको अब उन्होंने कॉस्ट से भी लिंक कर दिया है कि इससे सिर्फ अब उसका डाउन टाइम नहीं बढ़ता कि आपने इतनी क्यूरीज भेज देंगे, वो एक लेजिटिमेट क्यूरी का जवाब नहीं दे पाएगा, बट वो क्यूरीज एक्चुअली उसको कॉस्ट भी हिट कर रहे होंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्रेमवर्क्स। अब इसकी सिक्योरिटी ऑब्वियसली जब ये थ्रेट सामने आए और ओएस टॉप 10 नज़र आ रहा है कि इस तरह के सारे रिस्क हैं, तो अब एक रनिंग सिस्टम को या सिस्टम अंडर डिप्लॉयमेंट को किस तरह से सिक्योर किया जाता है। तो नेस्ट ऑब्वियसली एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा इदारा है। इसके फ्रेमवर्क्स हैं तो वैसे यूएसए बेस्ड, बट ये ग्लोबली फॉलो होते हैं। इसका नेस्ट CSF फ्रेमवर्क्स भी काफ़ी फेमस है, और इट्स नॉट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, बट ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर कि हम इसको फॉलो करते हैं। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और इसकी अच्छी बात ये होती है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड डाउनलोड ऑल देयर पेजेस। वो आपको अच्छी खासी PDF आपको फ्री में आपको डाउनलोडेबल मिल जाएंगी। अनलाइक ISO के अंदर मसला है कि आपको हर चीज़ परचेज करनी पड़ती है। ISO के स्टैंडर्ड्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। हाँ वो ठीक है, कुछ लोग थर्ड पार्टी इसको अपलोड कर देते हैं, बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो नेस्ट ने निकाला AI रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हाउ यू कैन एवेल्युएट द रिस्कीनेस ऑफ योर रनिंग सिस्टम। अब इसका जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एसेट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि आपके पास रनिंग एसेट्स हैं क्या क्या, डेटा सेट्स कितने हैं, मॉडल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, फिर आपके पास उसके यूजेज में कौन कौन है, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आप एसेट्स को पहले लिस्ट डाउन करें, उसकी सिवेरिटी आइडेंटिफाई करें। फिर इसमें अप्रोचेज होती हैं, क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, उसकी अपनी मेथोडोलॉजीज हैं। आप रिस्क को असेस करें एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हाई रिस्क आइटम्स कौन से हैं, लो रिस्क आइटम्स कौन से हैं, हाई कौन से हैं, क्रिटिकल कौन से हैं, और उसकी पूरी एक रिस्क मैट्रिक्स बनती है, हीट मैप सॉर्ट ऑफ। उस रिस्क को फिर आप रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि भाई हमारे रनिंग सिस्टम में ये सारे रिस्क आ सकते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो उस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अब जो फोकस ऑफ एरिया होगा एज फार एज द नेक्स्ट AI सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज कंसर्न, तो वो ट्रस्टवर्थनेस होगा कि हम जज करें कि आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, इसके अंदर एथिकल बिहेवियर कितना उसमें यूज हो रहा है, गवर्नेंस कितनी है। गवर्नेंस का मतलब है कि आपने उस पर कितनी कंट्रोलिंग रखी हुई है, कि आपकी कोई पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिसीज से मतलब है कि आप व्हाट यू डू टू सिक्योर योर सिस्टम्स, ठीक है ना। एक पॉलिसी होता है, एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बताता है कि हाउ यू अप्लाई दोस प्रोसेस, किस तरह से आपने उसको अप्लाई करना है, और पॉलिसी बताता है व्हाट यू डू। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि कौन कौन जिम्मेदार है, किसकी ओनरशिप में है, फिर आपने कौन से कंट्रोल्स के लिए इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये सारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो रिस्क बेस्ड AI सिक्योरिटी मींस, जैसे मैंने बताया कि पहले रिस्क असेसमेंट करो, उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि AI कितना सिक्योर है आपका। तो कंटिन्यूस आइडेंटिफिकेशन ये एक प्रोसेस होता है। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क असेसमेंट करवाती हैं तो वो उसको एनुअली ऑडिट करवा रही होती हैं। तो उसकी असेसमेंट्स होती हैं एसेट्स की, फिर उसकी मिटिगेशंस के लिए प्लानिंग होती है, टाइमलाइन सेट की जाती हैं, बजट्स एलोकेट किए जाते हैं कि ये हाई रिस्क आइटम्स हैं, ये क्रिटिकल रिस्क हैं, तो इसको हम 2 महीने के अंदर मिटिगेट करेंगे, इसके लिए हम इतना बजट इन्वेस्ट करेंगे। सही। तो लाइफ साइकिल सिक्योरिटी कवर्स ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ओवरव्यू में अगर हम देखें तो क्रिएटेड बाय नेस्ट, जैसे मैंने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है USA का, रिलीज टू सपोर्ट सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी AI एडॉप्शन, डिजाइन टू बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एंड सेक्टर एग्नोस्टिक। ये नेस्ट के सारे स्टैंडर्ड्स में होता है कि वो किसी एक उसको रिप्रेजेंट नहीं करता इंडस्ट्री को, तो इट्स वेरी मच न्यूट्रल इन पोजिशन। सो इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस के ऊपर अप्लाई होता है। ऑब्वियसली जो AI सिस्टम्स बना रहे हैं, AI डेवलपर्स, दोज हु डिजाइन एंड बिल्ड AI मॉडल, AI डिप्लॉयर्स, मतलब सॉर्ट ऑफ आप CI/CD पाइपलाइन वाली बात कर लेंगे, या डेवऑप्स की बात कर लेंगे, एक डेवलपमेंट टीम है, एक ऑपरेशन टीम है, तो डेवलपर्स भी आ जाते हैं और आपके पास डिप्लॉयर्स भी आ जाते हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, टीम्स मॉनिटरिंग लाइव AI सिस्टम्स इन प्रोडक्शन। थर्ड पार्टी, जैसे हमने बात की थर्ड पार्टी यूजेजेस की, पार्टनर्स की, क्लाउड प्रोवाइडर्स हो गए,
और मॉडल प्रोवाइडर्स हो गए, ये सारे आपके थर्ड पार्टी में आ जाते हैं। कोर फंक्शंस में गवर्नेंस आ जाती है, पॉलिसीज, रोल्स, अकाउंटेबिलिटी, मैपिंग आ जाती है कि आप अपने अंडरस्टैंड करें कॉन्टेक्स्ट को, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, मेजर्स लें उसके ऊपर, असेस थ्रेट्स एंड इम्पैक्ट्स और उसको मैनेज करें। तो ये इसकी साइकिल होती है, गवर्न, मैप, मेजर और मैनेज, 4 स्टेप्स की इसके लाइफ साइकिल होती है। तो दिस इज जस्ट अ वेरी क्विक ओवरव्यू। ये डिटेल डॉक्यूमेंट आपको मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपको मिल सकता है। अच्छा, ISO 42001, आई रिसेंटली पास्ड दिस लीड ऑडिटर एग्जाम। मैंने इसका सर्टिफाइड लीड ऑडिटर हूँ ISO 42001। सो इट्स बेसिकली ISO स्टैंडर्ड। अब ये किस पे बात करते हैं तो फोकस एरिया इनका एथिकल AI गवर्नेंस के ऊपर है, सिक्योर AI ऑपरेशंस के ऊपर है कि हाउ यू कैन सिक्योर योर ऑपरेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक AIRMF ये भी बताते हैं कि भाई कौन लोग जिम्मेदार, कौन लोग हैं, उनको सामने लाओ। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कंट्रोल्स आ जाते हैं, अलाइनमेंट विद ग्लोबल AI रेगुलेशंस आ जाती है, AI एक्ट को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है, डेटा प्रोटेक्शन लॉस कैसे इसमें फुलफिल होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक कंप्लायंसेस कैसे मीट होंगी। तो ये इसके फोकस ऑफ एरियाज होते हैं। ओवरव्यू में अगर हम देखें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल AI मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड developed by ISO and IEC provides a formal governance framework for artificial intelligence, helps organizations ensure safe, ethical, secure, and trustworthy AI usage, applicable across all industries and AI maturity levels. ये भी इंडस्ट्री न्यूट्रल है, ऑब्वियसली ISO एक ग्लोबल बॉडी है। अच्छा, ISO और NIST में फ़र्क ये भी है कि NIST जो है ना वो अपने स्टैंडर्ड्स को रिलीज करता है या फ्रेमवर्क्स को रिलीज करता है, बट उसका कोई ऑडिटिंग मैकेनिज्म नहीं है। बट ISO एक IF के अंडर में आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, जो फेडरेशन इसकी है, जो बेसिकली ऑडिट्स कंडक्ट करवाती है थ्रू देयर लीड ऑडिटर्स, ठीक है ना। अब उसके अंदर कुछ कंपनीज आ जाती हैं जो ऑथराइज होती हैं ऑडिट करने के लिए, सही है। तो आपने उन थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से ऑडिट करवाना है। फिर इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, वो आपको वैलिडेट करता है कि हाँ आपने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ISO आपने सारे कंट्रोल्स या आपने जो इसके क्लॉजेस थी वो आपने फुलफिल की हुई हैं। तो उस बेसिस के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है एज ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर आपने देखा भी होगा ऑर्गेनाइजेशन अपना वो शो करती हैं कि हम ISO 27001 सर्टिफाई हो गए। कोई QMS इम्प्लीमेंट करता है फॉर 92001, वो उसका बताता है। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू अश्योर कि आप AI को यूज कर रहे हैं विद ऑल दिस गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड एथिकली उसको यूज कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर 42001 सर्टिफिकेशन। तो इसके कोर फंक्शंस को अगर हम देखें तो इसमें AI गवर्नेंस आ जाती है, पॉलिसी का सारा आ जाता है, AI रिस्क असेसमेंट इसमें भी आ जाती है। ISO के जो स्टैंडर्ड है वो रिस्क बेस्ड ही होते हैं तकरीबन। ISO 27001 भी ऐसा ही है और इसके अंदर 42001 में भी ऐसा ही कि दे स्टार्ट विद रिस्क, सबसे पहले रिस्क असेस करो। डेटा मैनेजमेंट इसमें आ जाती है, मॉडल्स, लाइफ साइकिल सिक्योरिटी आ जाती है, ह्यूमन ओवरसाइट, क्या आपका ह्यूमन एलिमेंट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग आपने सारी कहीं AI के हाथ में तो नहीं दी हुई। इंसिडेंट रिस्पॉन्स फॉर AI कि अगर इन केस कोई इंसिडेंट हो जाता है तो व्हाट इज योर IRP, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, तो यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस में आ जाती हैं, तो इट अप्लाइज टू बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, एनर्जी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स। और जो बिजनेस वैल्यू ये ऐड करता है, रेगुलेटरी ट्रस्ट आपके पास आ जाता है, कस्टमर्स का ट्रस्ट आ जाता है, मार्केट क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, रिड्यूस्ड AI ऑपरेशन रिस्क आपके रिड्यूस हो जाते हैं, और सर्टिफिकेशन आपको मिल जाती है जिसको आप दिखा सकते हैं कि वी आर सर्टिफाइड और वी कैन बी ट्रस्टेड। अच्छा, तीसरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स अबाउट माइटर। तो माइटर का अगर आपने वैसे इसका बड़ा रिनाउंड है माइटर अटैक के नाम से, अगर आपने वो देखा हो या अभी आप गूगल भी कर सकते हैं। तो माइटर अटैक वाज प्रीवियसली डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई द एडवर्सरियल एक्ट्स, सही है ना। यानी एक हैकर किसी सिस्टम के अंदर कैसे इन होता है, वो क्या एक्शंस लेता है, तो उसको हम TTPs कहते हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। वो कौन सी टैक्टिक्स यूज करता है, वो टेक्निक्स कौन सी लगाता है, वो प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करता है। तो वो जो अटैक पाथ लेता है, पूरा अटैक वेक्टर जो उसका बनता है, वो अटैक वेक्टर क्या बनता है। जैसे मिसाल है कि अगर आपने किसी सिस्टम में ट्रोजन प्लेस करना है जाके, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है।
वो इनिशियली रिकॉनेसेंस करेगा, रिकॉनेसेंस के बाद वो जब उसके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो ईमेल आईडीज वगैरह निकालने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड इनोमरेशन। इनोमरेशन के बाद वो कोई फिशिंग ईमेल जनरेट कर सकता है। उस फिशिंग ईमेल की सक्सेस के बाद इट कैन डाइवर्ट द यूजर टू सम पोर्टल जहाँ से वो मेलवेयर डाउनलोड करवाएगा। उस मेलवेयर को डाउनलोड करने के बाद वो ट्रोजन एक्टिवेट करेगा। ट्रोजन एक्टिवेट करने के बाद वो किसी कमांड एंड कंट्रोल से उसका लिंक बनाएगा, और कमांड एंड कंट्रोल से लिंक बनाने के बाद इट कैन गो फॉर मे बी सम प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर या कोई डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का वो काम कर सकता है। तो इस तरह से पूरा पाथ बनता है। तो माइटर ट्रेडिशनली ये सारे पाथ आपको अटैक वेक्टर्स आपको डॉक्यूमेंट करके दे देता है। हर तरह के अटैक के क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, टैक्टिक्स हो सकती हैं, और किस तरह से तो उसको देखने के बाद आप अपना IRP बना सकते हैं कि भाई अगर ये अटैक से सिक्योर करना है तो लेट्स सिक्योर क्या आप अपनी लेट्स से आपने ICMP बंद कर दिया, रिकॉनेसेंस ही ना हो पाए, ताकि वो स्टार्टिंग ही ना हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आपने सिक्योर कर ली, ईमेल्स के लिए आपने कोई ईमेल सिक्योरिटी गेटवे लगा लिया, फिशिंग को रोकने के लिए आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करा दी, सही है ना। तो उसकी बेसिस के ऊपर यू कैन प्लान सर्टेन थिंग्स। तो इट्स वेरी फेमस, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। माइटर अटैक इज़ वेरी फेमस। सो नाउ लेट्स शिफ्ट फोकस टूवर्ड्स माइटर एटलस। तो जब इन्होंने देखा कि अब ये AI स्पेसिफिक अटैक्स भी आ गए हैं, तो इन्होंने फिर ये एटलस को लॉन्च किया। एटलस का नीचे एब्रिविएशन भी लिखा हुआ है कि एडवर्सेरियल थ्रेट लैंडस्केप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। तो अब ये जो AI सिस्टम्स हैं उसके ऊपर TTPs क्या हो सकते हैं, सही ना। तो उसकी थ्रेट मॉडलिंग कैसे की जाए, उसके अटैक वेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं, तो उसका नाम माइटर एटलस है। सो डू विजिट दिस वेबसाइट एज वेल। मैंने यहाँ पे लिंक नहीं दिया है, बट इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट, सही है। तो इसमें ओवरव्यू में एडवर्सेरियल थ्रेट लैंडस्केप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, a structured knowledge base of real world AI attacks developed by MITRE, सही है ना। माइटर का CV भी बड़ा मशहूर है, जो कॉमन वल्नरेबिलिटी इनुमरेशंस की जो रैंकिंग आती है, यानी हर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आज तक बनी है उसकी एक रैंकिंग होती है, एक डेटाबेस है। तो उस रैंकिंग को भी ये और डेटाबेस को भी माइटर जो है वो मैनेज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। तो हर VAPT टूल अगर आप चलाते हैं तो उसमें एक CV की रैंकिंग आ रही होती है कि ये हाई है, ये लो है, ये मीडियम है। तो वो रिस्क की रेटिंग बेसिकली थ्रेट इंटेलिजेंस और ये माइटर की कॉम्बिनेशन से आपको मिल रही होती है। सो यूज फॉर AI थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग एक अपना पूरा एक डोमेन है, मतलब इस पे इटसेल्फ एक अलग सेशन हो सकता है। थ्रेट मॉडलिंग के अंदर स्ट्राइड की मेथडोलॉजी आ सकती है, पास्ता आ सकती है, डिफरेंट इसकी टेक्निक्स होती हैं। थ्रेट मॉडलिंग में हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि एक एडवर्सेरियल व्हाट कैन गो रॉन्ग विद योर सिस्टम। इट्स मतलब सिंपल एज दैट। क्या आप थ्रेट मॉडलिंग का मतलब ये है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, ठीक है ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज आप निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ आपके पास ये मॉडल्स आ जाते हैं स्ट्राइड के, फिर पास्ता के मॉडल्स आ जाते हैं, इसके अलावा भी मेथडोलॉजीज हैं, इसके टूल्स आ जाते हैं ऑटोमेटेड, सही। जैसे हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आरएस रिस्क यूज़ करते हैं, या इसका एक थ्रेड ड्रैगन के नाम से बड़ा एक मशहूर टूल है, वो इसकी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट मॉडलिंग टूल अवेलेबल है, उसमें आप अपनी पूरी DFD डायग्राम बनाएं, उसके इंटरफेसेस बनाएं, उसकी इन्फॉर्मेशन दें, एंड देन यू रन द थ्रेट मॉडल। तो यू विल सी कि हर कंपोनेंट के ऊपर और हर इंटरफेस के ऊपर व्हाट कैन गो रॉन्ग, कितने पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो आ सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने अब ये AI थ्रेट मॉडलिंग निकाल दी है, जिसकी बेसिस पे यू कैन परफॉर्म AI रेड टीमिंग, यू कैन परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यू कैन एक्सप्लॉइट दो सिस्टम्स। फिर आप उस बेसिस के ऊपर उसकी डिफेंसिव सिक्योरिटी मैपिंग कर सकते हैं कि अब ये थ्रेट्स हैं तो उसको कैसे सिक्योर करना है। सो इट कवर्स डिफरेंट एरियाज लाइक AI लाइफ साइकिल कवरेज, ट्रेनिंग फेज है, डिप्लॉयमेंट फेज है, इसका इन्फेरेंस फेज है। तो हर फेज के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यूज केसेस आ जाते हैं रेड टीमिंग के, थ्रेट मॉडलिंग के, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वो हर थ्रेड पे जब आप जाएंगे तो वो आपको उसका बताएगा भी कि ये अटैक कैसे काम करता है, किस तरह से यू कैन मिटिगेट इट। फिर AI अटैक्स टेक्निक्स आ जाती हैं, डेटा पॉइजनिंग, मॉडल बैकडोरिंग, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, मॉडल इवेजन अटैक्स हैं, मॉडल स्टीलिंग अटैक्स हैं, AI सप्लाई चेन अटैक्स हैं। सो वाइट मैटर्स इज रिक्वायर डिफरेंट थ्रेट मॉडल्स देन IT सिस्टम। ये आपने देख लिया कि जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी है दैट इज डिफरेंट, और जो AI सिक्योरिटी है वो डिफरेंट है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट तरीके से रिक्वायर्ड है।
So Atlas provides standardized AI attack taxonomy, right, real attacker behaviors, and defensive prioritization guidance. See, so this is it from my side. ये मैंने वैसे यहाँ पे नीचे लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपनी डाल दी है. So if you people want to connect with me, you can connect with me. And now let's focus towards the Q&A session, right? जी जनाब, if you have any questions, then feel free to ask. पार्टिसिपेंट्स आपके जो भी क्वेश्चन है आप काइंडली चैट में टाइप कर दीजिए तो हम आंसर कर देंगे. कोई सवाल नहीं आप लोगों का? आप लोगों को ये समझ में आया वैसे ये सिक्योरिटी या क्या क्या आपने इसमें से गेट किया? एटलीस्ट वही कोई समराइज कर दे कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन. ये स्लाइड्स शेयर करने के लिए कह रहे हैं पार्टिसिपेंट, वो हम कर देंगे इंशाल्लाह शेयर. हाँ मैं आपको भेज दूंगा, वो मसला नहीं है. हाउ टू स्टार्ट करियर इन एआई सिक्योरिटी. अच्छा देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन भी की थी कि पहले आपको थोड़ा सा एआई सिस्टम्स को समझना होगा. अच्छा ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, क्योंकि अक्सर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी की, तो जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि यार एआई सिस्टम्स को असेस करना है, तो वो हाथ उठा लेते हैं कि भाई हमें तो इसका आइडिया नहीं है. अच्छा जो एआई के लोग हैं, एआई के लोग जो डेवलप करते हैं, जिनको पता है कि एआई सिस्टम बनाना कैसे है, मॉडल को ट्रेन कैसे करना है, उसको किस तरह से उसको डिप्लॉय करना है, तो वो ऑब्वियसली वो साइबर सिक्योरिटी के लोग नहीं है, तो उनको साइबर सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है कि उसके सिक्योरिटी रिस्क क्या है. तो ये बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और ये मसला सिर्फ यहाँ पे नहीं है. मैं इवन पाकिस्तान के जो टॉप रैंकिंग बैंक्स हैं उनके सीजो से भी मिल चुका हूँ और उनके मैं जो साइबर सिक्योरिटी की टीम्स हैं, तो वहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो एआई सिक्योरिटी के रिस्क को ओन करने के लिए तैयार नहीं है. वो कहते हैं भाई ये तो जिन्होंने एआई सिस्टम लगाया है वही उसको देखेंगे. जब मजे की बात यह कि जब मैं एआई की टीम से मिलता हूँ, उनकी डेटा टीम से, हेड ऑफ एआई से, वो कहते हैं भाई सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. और मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की थी, तो बेसिकली एक अलग इसके एक समझ लो रोल इसका बनेगा और काफ़ी ग्लोबली तो बनना शुरू हो गया. दैट इज कॉल्ड काइजो, चीफ एआई सिक्योरिटी ऑफिसर. अब ना वो सीजो देखेगा उसको, ना चीफ ऑफ एआई डेवलपमेंट उसको देखेगा, बल्कि ये काइजो का काम होगा कि वो दोनों को मिलाए और इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे. तो दैट इज एन अपकमिंग रोल. और उसके लिए अच्छा मैंने जो टीम बनाई अपने पास, जिन्होंने मेरे लिए बड़ा अच्छा, हमने इसमें बाकायदा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर भी काम किया, रेड टीमिंग भी की हमने सिस्टम्स की, फिर हमने ये मिलके ये लीड ऑडिटर के भी एग्जाम पास किया. तो वो टीम मैंने वो उठाई जिन्होंने प्रीवियसली एआई डेवलपमेंट की हुई थी, तभी वो उसको समझ सके कि एआई सिस्टम्स हैं क्या. दे वर वेल वर्स्ड विद द एआई ट्रेनिंग, मॉडल को कैसे उसमें ट्रेन करना है, फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन में. उस पर फिर हमने काम किया. उस टीम को जब मैंने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ट्रेन किया, तो दे बिकम अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरा जवाब ये होगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन दिस डोमेन, तो साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एआई सिस्टम्स को भी समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा. यू शुड नो द प्रोसेस इन डिटेल, मॉडल्स कौन कौन से हैं, फिर किस तरह से डेटा सेट्स उसके एक्वायर किए जाते हैं, ट्रेन कैसे होता है डेटा. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओके सर, सॉरी सर, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि कोई ऐसे टूल्स करंटली अवेलेबल हैं जो हम सीख सकते हैं, बिकॉज करंटली मैं खुद ही एसोसिएट एआई कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ एंड मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ मैं इधर फास्ट के अंदर. तो कोई ऐसे टूल्स, कोई सर्टिफिकेशन जो आपने बताई कि हम अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं? अच्छा इसके ना कुछ वैसे तो आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिसमें आप चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने वो सुना ना, वो हैकाथॉन टाइप के जो होते हैं, फिर वो आपको
प्रॉम्प्ट्स को आपने किसी तरीके से बाईपास करना है, तो इस तरह के चैलेंजेस आपको कुछ मिल जाएंगे। इसकी कोई सर्टिफिकेशन एज सच मैंने भी नहीं देखी। एक बीच में आई थी वो चीफ एआई सिक्योरिटी ऑफिसर की, बट आई थिंक इट्स ये किसी ग्लोबल बॉडी की नहीं है, वो किसी वैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है। तो अभी ISC2 की तरफ से या समझ लेंगे जो बड़े जैसे ना CISSP वाले लोग हैं, उन्होंने कोई एआई स्पेसिफिक अभी नहीं निकाली है। इवन जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी भी मैंने चेक की थी, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्ट में कुछ मॉड्यूल्स डाल दिए हैं इस तरह के कि हम एआई को सिस्टम्स को कैसे सिक्योर करें, मॉडल कैसे सिक्योर होगा, बट अलग से कोई सर्टिफिकेशन अभी इसकी नहीं है। फिर लर्निंग अगर आपने करनी है तो नॉर्मली हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा एक टूल है IBM का एडवर्सेरियल आर्ट टूल कहलाता है, ART, एडवर्सेरियल रोबस्टनेस टूल बॉक्स। तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आप उसको फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड करें, उसके थ्रू अपने सिस्टम्स की असेसमेंट करें। टूल्स बहुत सारे हैं, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो वी यूज अबाउट कोई 18-20 टूल्स हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। कोई प्रॉम्प्ट को जनरेट कर रहा है, कोई उसके हेलुसिनेशन के लिए यूज हो रहा है, कोई उसकी डेटा मॉडल स्टीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, मॉडल को मिमिक करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। देयर आर मेनी टूल्स, बट एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन यूज IBM आर्ट टूल। Thank you, sir. Okay, what are some core skills or tools that you recommend to build strong foundation in AI security? ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको सलमान, कि आपको इस पे थोड़ा सा जो है ना कोर स्किल्स में साइबर सिक्योरिटी का भी पता हो, API सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस का पता हो आपको, सेस्ट का पता हो, डेस्ट का पता हो, पेन टेस्टिंग का पता हो, जो इस तरह सिक्योर एप्लीकेशन डिप्लॉय बन रही होती है। एंड देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द AI सिस्टम्स। ML SecOps पे आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, दैट इज अनदर वेरी गुड एरिया। सो आई लर्न डिफरेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। आमना, तो आमना इसमें सवाल क्या है, मतलब आप बताना चाह रही हैं कि आपने काफी सारे कंप्लायंस पढ़े हुए हैं, मतलब वेयर इज योर क्वेश्चन इन दिस? अच्छा, इसकी जो कंप्लायंसेस है ना, जैसे मैंने बताया कि जो नेस्ट AI RMF, ये बड़ा जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके डॉक्यूमेंट्स आपको फ्रीली मिल जाएंगे। ISO किया था, और माइटर जैसे ये जो मेजर थे मैंने आपको बता दिए हैं। ये इट्स अ गुड इनफ स्टार्टिंग पॉइंट। इसी को अगर आप एक्सप्लोर कर लें तो यू कैन हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ओके, अच्छा, आपने शेयर किया था कि आपने लर्न किया गया, सॉरी। ओके, और सवाल क्या है? डू वी हैव डू वी यूज स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर प्रॉम्प्ट जनरेशन, एनी टूल्स यू कैन टेल? टूल्स मैंने जैसे आपको बता दिया ऑलरेडी, और PPT शेयर कर दीजिएगा। एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल अगर किसी का है तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, और यू कैन अप्रोच मी थ्रू LinkedIn एनी टाइम। Any suggestions for master thesis related to AI security? अच्छा, वैसे इत्तेफाक से ना मैं ये सेशन की तैयारी के लिए सुबह ड्राइव करते हुए मैंने एक वीडियो लगा ली थी अपनी गाड़ी में, तो दैट वाज टॉकिंग अबाउट ML SecOps। तो अच्छा सेशन था वो, मैं शेयर कर दूंगा अब्दुलरहमान साहब से। तो उसके अंदर जो है ना, उसने काफ़ी सारे एरियाज निकाले थे कि जिसके टूल्स अभी इतने अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली रिसर्च जो होती है और जो डेवलपमेंट होती है ना, वो उन एरियाज पे होती है जिसके लिए अभी कोई हल आपके पास ना हो। इंडस्ट्री के कोई ऐसा मसला हल कर दें जिसके लिए कोई अवेलेबल टूल्स नहीं है। तो उसमें जैसे एक बात ये हुई कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में AI यूज़ करते हैं, सही, तो उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है AI शेडो यूज़ ऑफ AI। आपको पता ही नहीं है कि HR कौन सा AI सिस्टम यूज़ कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सा यूज़ कर रहा है, फाइनेंस वाले कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात वो पूरी पूरी अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर लेते हैं। ईमेल पूरी डाल दी, अटैचमेंट भी इसको चिपका दी कि भाई बताओ, एक अच्छी ईमेल लिखने के चक्कर में कि मैं बड़ा बेहतरीन इस पर जवाब दे दूं, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो ना लीक कर देते हैं उस AI सिस्टम को। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए टूल्स होने चाहिए। सही है, तो ये एक अच्छा रिसर्च एरिया बन सकता है। इसी तरीके से जो आपकी मशीन लर्निंग की जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है, जैसे डेवऑप्स हैं, तो बाद में वो डेवसेकऑप्स इवॉल्व हुआ था। तो मशीन लर्निंग ऑप्स की सिक्योरिटी, ML SecOps, उसके कोई टूल्स आप काम कर सकते हैं। सही है ना? इसी तरीके से जो डेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आउट हो रहा है, उस पर कोई आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं
गार्ड रेल्स को बाईपास हो रहे हैं, उसके लिए कोई मैकेनिज्म हो जो आपको ट्रिगर कर दे ऑटोमेटिकली, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वो इन्फॉर्मेशन चली जाए कि भाई ये डेटा यहाँ से आउट हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एरियाज हैं यू कैन चूज फॉर एआई सिक्योरिटी। या सिक्योरिटी में जो है ना काफ़ी सारे एरियाज बन सकते हैं रिसर्च के हवाले से। सो विच इमर्जिंग प्रॉब्लम आरंट मेन स्ट्रीम येट बट माइट बी इन द नेक्स्ट 10 years। 10 years तो बहुत आपने बात कर दी है। आजकल तो अगले साल का पता नहीं होता कौन कौन सी जो है वो अचानक कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो लोग उसको यूज करते हैं। अब देखें ना, जैसे आज से कोई 2 साल पहले की बात कर लें तो कोडिंग काफ़ी हद तक मैनुअली हो रही थी, 2 ढाई साल 3 साल। अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो कोड लिखते ही नहीं है। तो जो जो कोडिंग वाले लोग थे वो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बन गए हैं। वो प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो कोड निकालते हैं और कोड की बेस पे एप्लीकेशन बना देते हैं। अब वो कोड कितना सिक्योर है? ऑब्वियसली उसमें ना कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो हुई। पहले तो एक साइकिल फॉलो होती थी ना कि पहले कोडिंग होगी, उसका रिव्यू होगा, सोर्स कोड रिव्यू का प्रोसेस था, सोर्स कोड वल्नरेबिलिटीज निकालने को हम सेस्ट बोलते थे, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी, फिर बिल्ड बनेगा, बिल्ड के बाद फिर आप उसकी डिप्लॉयमेंट पे जाओगे। तो वो एक पूरी साइकिल फॉलो होती थी। अब ऑटोमेशन टूल्स ने ये सारा काम ऑटोमेट कर दिया है और ह्यूमन एलिमेंट को बाईपास कर दिया है। तो उसमें भी सिक्योरिटी रिस्क है कि वो कोड कितना सिक्योर है। जब आप एलएलएम को बताएंगे कि यार ये तो सिक्योर की इनसिक्योरिटी की वजह से मेरा सिस्टम हैक हो गया, तो वो आपको एक स्टैंडर्ड जवाब दे देगा कि ओहो अच्छा भाई, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा। वो कोई ओनरशिप नहीं लेगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि पहले प्रोग्रामर्स इसकी ओनरशिप लेते थे। अब आप एआई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई ओनरशिप का एलिमेंट ही नहीं है। तो ये एक इमर्जिंग थ्रेड आप उसको कह सकते हैं। और इस तरह के काफी सारे हैं। मतलब ऑब्वियसली 10 साल तो बहुत बात की बात है, उस वक्त तो पता नहीं क्या कुछ आ चुका होगा, बट राइट नाउ एज आई सी तो ये सारे थ्रेड्स हैं जो मैंने आपको बताया। जी जनाब, एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल किसी का? Oh, we can conclude the session. It was a very wonderful session and Thank very you. informative also. So I thank you for this session, and inshallah we will continue having multiple session on this topic, inshallah. And thank you so much for joining us, all the participants. And inshallah we will share all the material discussed over here soon with you. Thank you so much. Allah Thank you. Hafiz. Thank you, everyone. Thank you for providing me opportunity to speak. Okay. Take care. Allah Hafiz.